हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं जहां पर हम सीखेंगे कि व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी, रेजिडेंट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के बारे में। बेसिकली तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी हम नेशनल इनकम का पार्ट पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीजों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें बच्चों, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है कि हमारे देश में जितनी ओवरऑल बाउंड्री है, जो हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर है, उस चीज को हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। अगर आपको इसको बहुत बेसिक टर्म में समझना है तो इस तरीके से समझिए, जैसे कि जहां तक मैं और आप आसानी से बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं, जहां पर हमारी कैपिटल इजीली ट्रांसफर हो सकती है बिना किसी रुकावट के, और जहां तक हमारा गुड्स भी इजीली ट्रांसफर हो सकता है, वो सारी चीज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगी। अगर हम देश के बाहर निकलते हैं तो आप भी जानते हैं हमें पासपोर्ट और वीजास की जरूरत होती है, हमारा सामान नहीं जा सकता, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए हमें गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत होती है, और हम कैपिटल ट्रांसफर भी उतनी इजी वे से नहीं कर सकते। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है जहां पर हमें बिना किसी परमिशन के हम फ्रीडम से अपनी चीजों को ट्रांसफर कर सके, उस जगह को हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं, और वही हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट बनती है। अब हम डोमेस्टिक टेरिटरी के बाद दूसरे टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है रेजिडेंट। रेजिडेंट बेसिकली आप लोग जानते हैं कि जो निवासी होता है, हिंदी में उसे रेजिडेंट कहा जाता है। रेजिडेंट का मतलब है, अगर मैं अपने शब्दों में बताऊं तो रेजिडेंट पर्सन वो होता है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस देश के साथ हो। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि मैं जिस देश में रहकर कमाता हूं, जहां पर मैं खर्च करता हूं और जहां से मैं पूरी अपनी जरूरतों को पूरा करता हूं, उस जगह को हम रेजिडेंट कहते हैं। अब इस बीच में हमारे साथ एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि रेजिडेंट और सिटीजन एक ही है या अलग अलग है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेजिडेंट और सिटीजन दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति सिटीजन किसी और देश का हो सकता है और रेजिडेंट किसी और देश का, और वो एक ही जगह पर सिटीजन और रेजिडेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप समझने की कोशिश करें कि रेजिडेंट में हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट रिलेटेड होता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि जहां से कमाते हैं वहीं पर खर्च करते हैं और वही सारी चीजें अपनी जरूरतों की पूरी करते हैं, उस जगह को हम रेजिडेंट कहते हैं, उस स्थिति को। लेकिन अगर आप समझें कि मैं रेजिडेंट तो किसी और देश का हूं और सिटीजन किसी और देश का, मान लीजिए कि आप में से कोई व्यक्ति अमेरिका जाके बस जाता है और वो पहले इंडिया में उसका बर्थ हुआ था, तो वो सिटीजन तो रहेगा इंडिया का, मगर वो उस समय पर रेजिडेंट बन जाएगा अमेरिका का। तो इस तरीके से आपको रेजिडेंट और सिटीजनशिप में अंतर समझने की आवश्यकता है। थर्ड जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या होता है? व्हाट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड व्हाट इज नेशनल प्रोडक्ट? तो यहाँ पर आप ये समझें कि हमारे देश के अंदर जितने भी हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर बाउंड्रीज में हम जितना भी पैसा कमाते हैं, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके देश में आपकी कुछ इंडियन फर्म्स भी पैसा कमाती हैं और कुछ विदेशी फर्म्स भी ऐसी हैं जो इंडिया में आकर पैसा कमाती हैं, तो वो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ही पार्ट बनेगी। अगर आपकी पॉलिटिकल फ्रंटियर बाउंड्री में रहकर कोई भी विदेशी या आपके देश के लोग पैसा कमाते हैं, तो वो पैसा हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट बनेगा। लेकिन जब हम इसके आगे वाले स्टेप पर आते हैं नेशनल प्रोडक्ट, तो नेशनल प्रोडक्ट को हमें इस तरीके से समझना होगा कि अगर आप अपने देश में रहकर कुछ पैसा विदेश से भी कमाते हैं तो वो हमारे नेशनल प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक्चुअल नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए वो पैसा हटाना पड़ेगा जो पैसा विदेशी कंपनियों ने आपके देश में रहकर कमाया। इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डीपली समझने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पर आते हैं, जैसे कि उसको शॉर्ट में कहा जाता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसका मतलब ये होता है कि आपने अपने देश की बाउंड्री में रहकर कितना पैसा कमाया और आपके देश में रहकर विदेशियों ने जो पैसा कमाया, वो पैसा आपको उनको ट्रांसफर कर देना है, यानी कि माइनस कर लेना है। उसके अलावा जो पैसा विदेशियों ने हमारे देश के लोगों ने विदेश में रहकर कमाया, वो पैसा हमें ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से लेते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में टोटल पैसा कमाया गया 1000 रुपीज, 1000 रुपए, और उसमें से हमने कुछ विदेशी लोगों ने, जो हमारे आउटसाइड इंडिया के लोग थे, उन लोगों ने इंडिया में पैसा कमाया
200 रुपीज, तो वो पैसा हम लेस कर देंगे तो हमारा रह जाएगा 800 रुपीज। बट वो पैसा जो विदेश में जाकर हमारे देश के इंडियंस ने कमाया, अगर हम उसे ऐड कर लें तो ऐड हम कर रहे हैं यहां पर अमाउंट फ्रॉम एब्रॉड 500 रुपीज अगर हम ऐड कर लें तो 1300 रुपीज जो है हमारा टोटल पैसा हो जाएगा जो हम लोगों ने कमाया। तो हमारी नेशनल इनकम यहाँ पर 1300 हो जाएगी। तो NFIA आपका इसी तरीके से निकाला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर मॉडल की। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर मॉडल जो होता है, इसमें दो ही लोग रखे जाते हैं, एक तो हमारे हाउस होल्ड और फर्म्स, सिर्फ ये दो लोग रखे जाते हैं हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल में। तो यहां से कुछ चीजें हाउस होल्ड फर्म्स को देता है और फर्म कुछ चीजें हाउस होल्ड को देती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज देते हैं और बदले में उन्हें यहां से सैलरी या वेजेस मिलती है, और उसी सैलरी या वेजेस को ये इन्हीं पैसों को दोबारा लाने के लिए, यानी कि उनके एक्सपेंडिचर कर देते हैं कंजम्पशन करने के लिए, जिससे जो फर्म्स होती हैं वो प्रॉफिट मेकिंग करती हैं। तो इस तरीके से हमारा जो टू सेक्टर मॉडल है वो आपस में घूमता रहता है, हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ और फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो नेशनल इनकम है बेसिकली वो तीन तरीके से कैलकुलेट की जाती है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मेथड क्या होता है बच्चों, इसमें हम सारे प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि ओवरऑल इंडिया में कितना प्रोडक्शन किया गया और उसके जरिए हम लोगों ने कितना पैसा कमाया। दिस इज प्रोडक्शन मेथड। और इनकम मेथड में क्या होता है कि हम टोटल इंडिया में रहने वाले लोगों की टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हैं कि ओवरऑल कितनी इनकम हुई जो हमारे देश में आई। अगर हम केवल इनकम कैलकुलेट करके चलें तो वो इनकम मेथड निकलता है। अगर तीसरा तरीका हमारे पास ये है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हम लोगों के सिर्फ खर्चों और को जोड़ते हैं, सभी प्रकार के लोगों के अलग अलग खर्चे, या वो ड्यूरेबल गुड्स पे किए गए हो या वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे किए गए हो, कंजम्पशन आइटम्स पे किए गए हो, वो सभी खर्चे अगर हम ऐड कर लें तो हम देश का जीडीपी फाइंड कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स हम जीडीपी फाइंड करने में आसानी ले सकते हैं, प्रोडक्शन मेथड से, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। थैंक यू।